हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे हैं कि फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। और फिलहाल हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 12 में जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो दिया गया है उसमें 3 पार्ट कर दिया गया है। एक तो दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री, और एक दिया गया है मिडाइवल, और एक दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम पार्ट 1 यानी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर 2 है, और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो सिस्टमिकली ढंग से आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और यही नहीं, इसके पहले क्लास 6 का सारे चैप्टर को वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और उसमें भी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को ही कवर किए हैं, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। और जो क्लास 12 का भी चल रहा है, इसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री को ही कवर कर रहे हैं। और इसके समाप्त होने के बाद में हम लोग उपिंदर सिंह का जो बुक आता है वो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। और ये सब समाप्त होने के बाद में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और उसको ऐसे ही एक बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये चैप्टर 2 है। और चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। जिसमें हम लोग आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था है। आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था है उस समय के, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल को इसमें हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। और इसमें उस समय के आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था है, कैसा अर्थव्यवस्था था और आरंभिक राज कौन कौन से थे, तो उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और एक बात और, इस पूरे बुक में हम लोग लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के प्राचीन काल के इतिहास को यानी एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। और वहीं दिया गया है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के एंशिएंट हिस्ट्री को इस बुक में कवर किया गया है। तो पूरे चैप्टर में हम लोग वहीं देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें हम उस समय के आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि आरंभिक राज कौन कौन से आरंभिक राज था और उसमें किस प्रकार अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैप्टर 1 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वहीं दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। तो वो यही समय था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार का क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों
में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। उस समय उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियां के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। तो ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात है पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। तो जिस लोग को दफनाया गया था उनके साथ विभिन्न प्रकार के सामान जैसे लोहे और उनके साथ काफी जीव जैसे बकरी उकरी को दफनाया गया था। लोगों का उस समय मतलब विश्वास यह था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए जब लोग मर जाता था तो उसके साथ कई प्रकार के सामानों को दफनाया जाता था जैसे कि लोहा हो गया, लोहे के बने उपकरण हो गया, थाली हो गया, बकरी हो गया और खाने की और सारी चीज भी दफनाया जाता था। यानी जो मृतक था, जो चीजें उपयोग करता था उसको उनके साथ दफना दिया जाता था। तो यही दिया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से हमें नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कब कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। और नए परिवर्तन कौन सा है? तो उसमें दिखाया गया है कि आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास। तो यही परिवर्तन दिखाई दिया गया है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। एक तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, राजनीतिक परिवर्तन हुआ जिसमें हम लोग यहाँ देखें कि आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिवर्तन भी थे और इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो जो इतिहासकार है इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए, यानी कि किस प्रकार विकास हुआ था, तो इन सबको आकलन करने के लिए वो कौन से स्रोत का उपयोग करते हैं? तो अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यहाँ भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। इस सब टाइटल आप लोग देख रहे हैं, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। जो भारतीय अभिलेख विज्ञान है उसमें एक उल्लेखनीय प्रगति कब हुई? तो वो 1830 के दशक में हुई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने बराही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो वहीं दे रहा है आपका एनसीईआरटी बुक की भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। तो वो उल्लेखनीय प्रगति क्या थी? तो उल्लेखनीय प्रगति यह था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, तो कौन? तो जेम्स प्रिंसेप ने बराही और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है।
प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। जो बौद्ध ग्रंथ था उसके अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। जो ये शोध था, कैसा शोध था, तो उसमें जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि था उसको अध्ययन किया गया था। तो वहीं दे रहा है कि इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया हम लोग के सामने। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो यह तो पता चल गया कि जो राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास था, इनमें तो परिवर्तन तो था, लेकिन संभवतः सीधे हमेशा नहीं थे। प्रारंभिक राज, और प्रारंभिक राज में हम लोग 16 महाजन पद को देखेंगे। जो 16 महाजन पद थे उस समय में उसको देखेंगे, यानी जो 16 महाजन था उन लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। जो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। और क्यों माना जाता है, तो इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि इस काल में आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, नगरों और लोहे का प्रयोग किया गया, सिक्कों का विकास हुआ, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो इस काल में बौद्ध तथा जैन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध और जो जैन धर्म है के आरंभिक ग्रंथों में उनके जो ग्रंथ है उनमें प्रारंभिक 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजन पद जो थे उनके राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजन पदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन जो महाजन पद के नाम है उनकी सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वजी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजन पद सबसे महत्वपूर्ण महाजन पदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजन पद पर राजा का शासन होता था। जो अधिकांश महाजन पद था उस पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अधिकांश जो महाजन पद था उस पर तो राजा का शासन था, लेकिन कुछ गण और संघ करके नाम से राज थे उस पर
लोगों का एक समूह के द्वारा शासन किया जाता था। इसका मतलब यह है कि इसमें प्रत्येक लोग राजा कहलाता था और प्रत्येक लोग एक बार में शासन करते थे। और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। जो भगवान महावीर और बुद्ध थे वो इन्हीं गणों से संबंधित थे। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद था उसके प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिससे प्रायः किलों से घेरा जाता था। जो राजधानी थी उनको चारों तरफ से किलों से घेर दिया जाता था और इसे घेरे जाने के कई कारण थे। किलेबंद राजधानियां के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। यानी जब किले बंद किया जाता था हेलो यानी हेलो किलेबंद जो राजधानियां थे उनके रख रखाव के लिए और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। क्योंकि जब आप कर्मचारियों को रखना प्रारंभ कर देंगे यानी सेना को रखना प्रारंभ कर देंगे और तो आपको तो आर्थिक स्रोत की आवश्यकता पड़ेगा ही। तो वहीं दिया गया है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की और इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। तो उस समय यह अपेक्षा की जाती थी कि जो शासक होंगे वो एक क्षत्रिय वर्ण से होंगे। शासकों का काम था किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। जो शासक था उसका काम क्या था? किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? तो याद कीजिए, आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि जो वनवासी है और चरवाहा था उनसे भी कर लिया जाता था। तो कर उनसे मतलब जो चरवाहे थे उनको उत्पाद के रूप में उनसे कर लिया जाता था। लेकिन यानी कि कर के प्रकार कुछ इस प्रकार था कि जिस प्रकार के लोग हैं उस प्रकार से उनसे कर लिया जाता था। तो कर इन लोगों से भी उस समय लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। तो धीरे धीरे करके जो कुछ राज्य थे वो अपने अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया। बाकी राज्य अभी एक सहायक सेना पर निर्भर थे। जो बाकी राज्य थे यानी जो छोटे छोटे राज्य थे वो अभी छोटा मोटा सेना रखते थे, यानी बड़ी सेना नहीं रखते थे, यानी एक सहायक सेना पर निर्भर थे जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। सोलह महाजन पदों में प्रथम मगध। जो 16 महाजन पद थे उसमें जो प्रथम था यानी जो सबसे भारी था मगध, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। मगध एक महाजन पद है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण महाजन पद है। तो उसी को हम लोग देखेंगे मगध के बारे में। छठी
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और मगध कहाँ है? तो आधुनिक बिहार में पड़ता था मगध। जो आज की बिहार है वहीं पे मगध पड़ता था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। जो छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, तो शक्तिशाली महाजनपद बनने के इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है, और इस कारणों में से एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। यानी जो मगध महाजनपद था इसके शक्तिशाली होने के कई कारण थे। तो इसमें एक कारण था कि मगध जो क्षेत्र था वो वहाँ खेती की उपज खास तौर से अच्छी होती थी। जो खेती होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। दूसरा कारण यह था कि लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध था, और लोहे की खदानें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। और खासकर आज के झारखंड में यानी उस समय की बात किया जा रहा है कि जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। जो जंगली क्षेत्र उस मगध में पाया जाता था उसमें हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। और साथ ही गंगा तथा इसके उपनदियों से जो आवागमन था वो सस्ता और सुलभ हो जाता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महानता का कारण भिन्न भिन्न शासकों की नीतियों को बतलाया। तो अभी हमने ऊपर तो इतिहासकारों की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण होने के कारण देखे, लेकिन जो महात्मा बुद्ध है और जो भगवान जैन है इन्होंने अपने ग्रंथ में इसके महत्वपूर्ण होने के कई दूसरा कारण बताए हैं। इनके अनुसार विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इनके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह मगध की राजधानी थी। जो प्रारंभ है यानी जब महाजनपद की शुरुआत हुई उस समय, यानी जब मगध था यानी प्रारंभ में उस समय मगध की प्रथम राजधानी कौन था? तो प्रथम राजधानी था राजगाह। और राजगाह जो आधुनिक बिहार के राजगीर है उसका ही प्राकृतिक नाम है। जो आधुनिक बिहार के राजगीर का ही प्राकृतिक नाम है राजगाह। तो ये आप सभी को यहाँ याद रखना है। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। जो राजगाह है इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था, और बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो प्रथम राजधानी तो राजगाह यानी राजगीर था, और बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो किस महाजनपद का? तो मगध महाजनपद का। तो प्रथम राजधानी था राजगाह यानी राजगिरी था, और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिससे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित था। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मगध।
यही मगध है। जो प्रथम महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, यही है मगध, जो आज के बिहार में पड़ता था, यही मगध है। और मगध का राजधानी ये था राजगीर। देख रहे हैं, प्रथम राजधानी राजगीर था और बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। और ये दूसरा महाजनपद है, मतलब और सब 16 महाजनपद था, जिसमें प्रथम तो मगध हो गया, और ये है अंग, ये है, ये सबको आप लोग को याद रखना है कौन है। देख रहे हैं, ये है मूल, ये है वजी। वजी को भी आप लोग देख लीजिएगा। मगध और वजी ये काफी महत्वपूर्ण है। ये है कुशल महाजनपद, ये है काशी महाजनपद। तो कुशल और काशी एक ही जगह पे है, ये सब आपको देख लेना है। ये है वत्स महाजनपद, ये है चेंदी महाजनपद। ठीक है, इधर है पंचाल महाजनपद, और इधर है कुरु महाजनपद। इधर है सुरसेन, और इधर है मत्स्य महाजनपद, और इधर में है गुजरात के पास अवंती। और सबसे नीचे है यहाँ पे देखिए अस्मक, दक्षिण भारत की तरफ है अस्मक, और एक यहाँ पे है वंग। और ये तो आपने देखा ही, ये अंग महाजनपद है। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। ठीक हो गया, यहाँ पर 16 महाजनपद है। एक चैप्टर को समाप्त हो जाने के बाद में इन सबकी राजधानी को हम बतला देंगे, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जो मगध था उसके विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो, सॉरी, टेक्निकल इशू के कारण, टेक्निकल ग्लिच होने के कारण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 25 में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। जो मौर्य साम्राज्य था वो 25 में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पुत्र अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की।
तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उनके पुत्र थे अशोक, और उन्होंने ही कलिंग विजय की थी। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। जो मौर्य साम्राज्य है उनके इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें और इन स्रोतों में एक है पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला, और इसमें मूर्तिकला मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो यही दे रहा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। तो उन स्रोतों में तो एक है पुरातात्विक प्रमाण। तो पुरातात्विक प्रमाण में हम लोग क्या देखते हैं, तो उसमें मूर्तिकला को देखते हैं। देन हम लोग ने और एक प्रमाण है कि उस समय उसके समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो एक तो ये है। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। तो आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं, यानी कि बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बहुत कम ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भाग की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त की मंत्री थे जो कौटिल्य या चाणक्य थे। ये दोनों एक ही आदमी का नाम है, कौटिल्य या चाणक्य। ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। तो इसके अतिरिक्त मौर्य शासकों के बारे में जानकारी हम लोग को किससे मिलती है, तो परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय से में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। जो भी हमने ऊपर स्रोत देखे वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पत्थरों और स्तंभों पर लिखे अशोक के अभिलेख है उसको सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है। अशोक वह सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। तो अशोक प्रथम वह सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपनी अभिलेख के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। जो अशोक थे वे अपने अभिलेख के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। धर्म का मतलब है एक प्रकार का धर्म ही। और इनमें क्या कहा गया, यानी जो ये धर्म का प्रचार किए इसमें क्या लिखा गया था, तो इनमें लिखा गया था कि बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं को आदर करना। यानी जो वे अपने धर्म का प्रचार करवाए तो उसमें लिखा गया था कि बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं को आदर करना। ये नहीं कि अपने धर्म की बड़वाड़ी करना और दूसरे की धर्म को हानि गलत समझना। तो ये नहीं, तो यही में बतलाए थे कि जिस प्रकार हम अपने धर्म को अच्छे समझते हैं, बड़े समझते हैं, उसी प्रकार दूसरे के धर्म और आस्था को भी समझना चाहिए और उसे सम्मान करना चाहिए।
और इस प्रकार अशोक के अभिलेख आज भी एक उल्लेखनीय है, आज भी एक हमसे एक ऐसी भाषा में बात करता है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साम्राज्य का प्रशासन, जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रशासन किस प्रकार था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के पांच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। जो मौर्य साम्राज्य थे उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र। तो जो मौर्य साम्राज्य थे उसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो एक था कौन, तो राजधानी था पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। तो 4 प्रांतीय केंद्र में कौन कौन थे, तो एक था तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। तो ये 4 प्रांतीय केंद्र थे और एक राजधानी था। राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। और इन सबका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अशोक के अभिलेख में। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्र का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी पर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जो तक्षशिला और उज्जैनी जो केंद्र था वो दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। जो सुवर्णगिरी था वो कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। तो अभी हम लोग मैप में देखेंगे। ये देख रहे हैं, ये है कलिंग जहाँ पे, और ये आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। जो आज के उड़ीसा है उसी में कलिंग पड़ता है। तो यह है कलिंग। तो यहीं पे अशोक ने कलिंग विजय की थी। तो यही है कलिंग। देन हम लोगों ने अभी पढ़ा ये उज्जैनी, तक्षशिला, ये देख रहे हैं तक्षशिला, और ये रहा उज्जैनी। ये दोनों व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, तक्षशिला और उज्जैनी। इन दोनों का लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद में सुवर्णगिरी को कर्नाटक में दिया गया था, सुवर्णगिरी के बारे में। तो इस मैप में तो सुवर्णगिरी इसमें नहीं दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है। और ये रहा पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के राजधानी था और ये इनका केंद्र था। तक्षशिला, जो 5 हम लोगों ने राजनीतिक केंद्र के बारे में पढ़ा था ऊपर,
तो ये तो राजधानी हो गया एक पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र के बारे में पढ़ा था। तो एक तो तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, और एक स्वर्णगिरी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें इसमें नहीं दिया गया है, और एक स्वर्णगिरी, तो नहीं दिया गया है, और सब नहीं दिया गया है। तो तक्ष जो उज्जैनी है और ये तक्षशिला है, दोनों एक व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से अवगमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। जो साम्राज्य का संचालन था उसके लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लग सकता था। जो राजधानी था उससे प्रांत में, यानी जो प्रांतीय जो केंद्र था वहां तक जाने में कई सप्ताह या महीने समय लग सकता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। जो मेगास्थनीज थे वो सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था। जो एक समिति और जो 6 समिति है उसका उल्लेख किया गया है, और जिनमें से एक का काम क्या था, नौसेना का संचालन करना था, और दूसरा का काम क्या था, तो दूसरा का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना था। और तीसरा का क्या काम था, तो तीसरा का काम था पैदल सेनाओं का संचालन करना। चौथा का क्या काम था, तो चौथा का काम था अश्वरोहियों को देखभाल करना, और 5वां का काम था रथरोहियों, तथा 6ठा का काम था हाथियों का संचालन करना। तो सबके लिए सब काम था। और दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। जो दूसरा उप समिति था उसका दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना था। सैनिकों को देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। जो धर्म के सिद्धांत थे वो बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात नाम से विशेष अधिकारियों को नियुक्त की गई। जो धर्म था उसके प्रचार करने के लिए धर्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? जो मौर्य साम्राज्य था वो कितना महत्वपूर्ण था? उन्नीसवीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल माना गया। जो 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। तो इस समय जो भारत था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों का लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश
अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़े बड़े उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इससे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। जो मौर्य साम्राज्य था वो मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। हाँ, तो मान के चलिए जो मौर्य साम्राज्य है इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य था और ये मात्र 150 साल तक ही चल पाया। और इस उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में हम इसे एक बहुत बड़ा काल नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। तो जो मौर्य साम्राज्य था ये उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। जो साम्राज्य था उसके अंदर भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासकों और रजवाड़ों के स्थापित होने लगे। जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया तो उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। ये देख रहे हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र है जिसमें यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य है सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। तो ये देख रहे हैं इस एरिया में यहाँ तक, मतलब मौर्य साम्राज्य का यहाँ तक नहीं फैल पाया है, यहाँ बीच में नहीं फैल पाया है। तो यही दिया गया है कि और यहाँ ये सब लेकर कुछ इस प्रकार फैला है, इस प्रकार फैला है। और यहाँ दक्षिण भारत में यहाँ इस तरह फैला हुआ है और कहीं कहीं पे नहीं फैला है। तो यही दिया है कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। राजधर्म के नए सिद्धांत, जो राजधर्म के नए सिद्धांत, और इसमें हम लोग देखेंगे कि दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तामिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से में
चोल चीर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। तो उपमहाद्वीप के दक्कन यानी दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में चोल चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। चोल चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। जो ये राज्य था ये बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। यहाँ सरदार और सरदारी के बारे में दिया गया है कि किसे सरदार और सरदारी कहते हैं। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक और उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों का सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना। तो ये सरदार का काम दिया गया है कि सरदार का क्या काम होता है। तो सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में एक मध्यस्थता की रोल निभाना और वहाँ अपने अधीन लोगों में भेंट लेता है, वहाँ अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है और कंपेयर करे राजा से यानी तुलना करे राजा से। तो वो राजा क्या करते थे, वे टैक्स वसूलते थे, जबकि ये क्या करते थे, वे अब अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे यानी उपहार लेते थे और अपने समर्थकों में उस भेंट को वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। जो सरदारी है उसमें सामान्यतः कोई अस्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते थे। लेकिन हम लोगों ने राजा के बारे में अभी ऊपर पढ़ा कि उनके पास अस्थायी सेना और अधिकारी होते हैं और बाकायदा वो टैक्स वसूलते हैं, जबकि सरदार में दिया गया है कि वो टैक्स नहीं वसूलते हैं और वे अपने अधीन लोगों से भेंट लेते हैं। हम इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। जो चोल चेर और पांड्या है इनके बारे में हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिलकम संगम ग्रंथ से एक ऐसी कविताएं है जो सरदार की विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशिया मूल के शासक शामिल थे। तो यही दे रहा है कि कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे और इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशिया के मूल के शासक शामिल थे। जो सातवाहन शासक थे उनके काल था द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन के शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आ जाने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। दैविक राजा राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था।
जो राजा थे वे अपने आप को काफ़ी ऊंच बतलाते थे, यानी ऊंच अपने अपने को ऊंच स्थिति में ढालने का प्रयास करते थे। वे अपने आप को बड़ा दिखलाना चाहते थे और इसके लिए उनका एक साधन तक क्या था, तो विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़कर दिखाना था। अपने आप को विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़कर दिखाना था, जिससे लोग हमें काफ़ी ऊंचे माने। तो यही दे रहा है कि राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस समय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। जो कुषाण शासक है उनके बारे में सर्वोत्तम प्रमाण किससे मिलता है, तो उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। तो जो उस समय था वो राजा अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखता था, जिससे उनका स्थिति ऊंच हो जाए, यानी वो अपने आप को ऊंच दिखाना चाहते थे, यहाँ तक कि वे देवता के बराबर भी अपने आप को मानते थे लोग। तो यही दे रहा है कि कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों को आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। क्या होता था राजा के नीचे सामंत होता था, और कभी कभी होता यह था कि जब सामंत बहुत शक्तिशाली हो जाता था तब वो सामंत अपने आप को राजा से मुक्त कर लेता था और वह स्वयं को अपने आप राजा समझने लगता था, क्योंकि जब सामंत शक्तिशाली हो जाता था तो वो राजा के बस में नहीं रहना चाहता था। और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, और जो राजा थे वे दुर्बल होते थे तो वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों के इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जो गुप्त शासक है उनके इतिहास को किस प्रकार लिखा गया है, तो साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां भी उपयोगी रही। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। ये देख रहे हैं, यह है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अच्छा, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है तो इसमें क्या होगा, समुद्रगुप्त के बारे में केवल प्रशंसा होगा। तो प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। ये देख रहे हैं, ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति।
धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। ये किनके बारे में दिया जा रहा है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में बतलाया जा रहा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष है, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। वे अज्ञेय है, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं और वे अनेक सहस्र गायों की दाता है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं के कुबेर, वरुण, इंद्र के तुल्य है। तो ये क्या दिया गया है? इसमें केवल और केवल समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया गया है। तो ये इसी का मतलब होता है प्रशस्ति, यानी जिसका ये प्रशस्ति है उसके बारे में प्रशंसा करना। तो यही है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। बदलता हुआ देहात, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जनता में राजा की छवि किस प्रकार थी। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। यानी जो यही दे रहा है कि राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती है, तो इसके बारे में तो हमें अभिलेख से सब कुछ नहीं जानकारी मिल सकता, क्योंकि अभिलेख में केवल उन्हीं लोगों के बारे में हम लोग को पता चलता है, उन्हीं लोगों के बारे में जो लोग धनिक थे, यानी जो लोग राजा थे, उन्हीं के बारे में हम लोग को पता चलता है। क्योंकि अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने में काफ़ी मेहनत लगती थी और उसमें काफ़ी धन भी लगता था, क्योंकि वो काफ़ी महंगा था, उतना आसान नहीं था। इस प्रकार उसमें केवल राजा को ही वर्णन मिलता है। वहीं तो यही दे रहा है कि अभिलेख से सभी जवाब नहीं मिल सकते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया है। जातक कथाएं पहली बार सहस्त्र अब्दी ईसा के बाद में पाली भाषा में लिखी गई। तो हमें आम जनता के बारे में कैसे जानकारी मिलता है? तो उनके बारे में हम लोग को जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलता है, और उन्हीं ग्रंथों से पता चलता है कि जनता में राजा की छवि किस प्रकार थी, यानी जनता राजा के बारे में क्या सोचता था। गदतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की यहाँ पर एक दिया गया है कि गदतिंदु जातक नामक एक कहानी में, गदतिंदु क्या है? एक जातक नामक एक कहानी है, और इसमें बतलाया गया है कि एक कुटिल राजा, यानी एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी होती रहती है। इन लोगों में और जो प्रजा था, जो लोग दुखी थे, इन लोगों में कौन कौन से थे? तो इनमें से था एक वृद्ध महिला है। इन लोगों में एक वृद्ध महिला है, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। तो ये सब लोग क्या थे? दुखी थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में
यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने क्या किया, तो क्या किया कि अपने पहचान को बदल लिया, यानी अपने रूप बदल लिया और वो प्रजा के बीच में गए ताकि उन्हें पता चले कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा, उनकी शिकायत की कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। तो सभी लोगों ने राजा के बारे में शिकायत की कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति में जान बचाने के लिए लोग अपने अपने गांवों को छोड़कर जंगल में बस गए। तो ये सब लोगों ने राजा के बारे में बतलाया। जैसा कि इस कथा में पता चलता है कि राजा और प्रजा विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। जो शासक थे वे अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर मांगते थे, यानी टैक्स वसूलते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त होते थे, यानी दुखी होते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने के लिए एक उपाय था कि जंगलों की ओर भाग जाना। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने की ओर उपाय ढूंढना शुरू किया। अब हम लोग देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। जब राजा ने उन पर प्रभाव डाला कि टैक्स की करें बढ़ाना शुरू किया, तब किसान पर बोझ पड़ा और किसान ने टैक्स पे करने के लिए अपने उपज बढ़ाने की तरीके आजमाने लगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैला गया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि परिवर्तन हुआ था क्या कि लोहे का प्रयोग किया गया, और लोहे का प्रयोग में सबसे कम तो यहाँ किया गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हल का प्रयोग किया गया, यानी लोहे का हल का, और इससे काफ़ी हम लोग का कृषि में उत्पादन बढ़ा। तो यही दे रहा है कि उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैला गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुआ। 2 परिवर्तन हुआ 6ठी शताब्दी में। मेन परिवर्तन 2 हुआ। सबसे पहले कि लोहे की फाल की उपयोगिता बढ़ाया गया, और उसके बाद में एक और परिवर्तन यह हुआ कि धान की रोपाई किया गया। पहले क्या होता था कि धान के बीज को बो दिया जाता था और उसको वैसा ही छोड़ दिया जाता था और वे उसी प्रकार हो जाता था, लेकिन उससे हमारा उपज नहीं बढ़ता था, काफ़ी कम रहता था। लेकिन बाद में परिवर्तन यह हुआ कि धान के बीज को बोकर और पुनः उस पौधे को उखाड़ कर और खेत को साफ कर उसको रोपाई की जाने लगा। और उससे हुआ क्या कि हमारे आउटपुट में काफ़ी परिवर्तन हुआ, यानी आउटपुट काफ़ी बढ़ा और यानी हमारे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों के लिए इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। तो जो ये हल का प्रयोग था ये उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था, सभी जगहों पर इसका प्रयोग नहीं होता था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया।
तो जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए क्या प्रयोग किया था? कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने के एक और तरीका कुओं और तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। तो उपज बढ़ाने का एक और तरीका क्या था? तो कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोगों प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया। स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल से पुनः हम लोग सब टॉपिक 5.3 से आरंभ करेंगे। तो आज